सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी से जुड़े कोई आंदोलन हो गया, होम रूल लीग, क्या है बंगाल विभाजन, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक है, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, क्या है पहला, कांग्रेस की स्थापना। क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये जो कांग्रेस शब्द है वो कहाँ से आया है? तो ये यूएस अमेरिका है, वहां की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है, वहां की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। कांग्रेस शब्द जो है वो वहीं से लिया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। अमेरिकी का की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका की संसद को। कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन बाद में जो दादा भाई नौरोजी है, हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, वो क्या कर दिए थे कि बाद में इसका नाम बदलकर कांग्रेस कर दिए थे। ठीक है, बाद में कांग्रेस, पहले क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम पहले ये था, उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया। अब देखते हैं कांग्रेस क्या है। तो कांग्रेस का जो स्थापना है वो कैसे हुआ? कांग्रेस का जो स्थापना है वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, सोमवार के दिन मुंबई के गोकुल दास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। लेकिन इसका जो स्थापना है वो मुंबई में होना था। ठीक है, मुंबई के पुणे शहर में होना था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल जाने के कारण फिर वो जो लास्ट मोमेंट में वो जो स्थान है वो बदल दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस अधिकारी ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए का मतलब होता है एलन और ओ का मतलब होता है ऑक्टेवियन। ठीक है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी है, आईसीएस ऑफिसर है, ये किए थे। और कांग्रेस का जो पहला बैठक था उसमें टोटल 72 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 39 कौन थे? वकील थे। बुद्धिजीवी वर्गों के हाथों में क्या था? कांग्रेस। ठीक है, उस टाइम जो कांग्रेस था वो बहुत बड़ा एक संस्था बन गया था, जो भारत की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला नहीं, सबका मानना है कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा जो योगदान है ना, वो कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ अधिवेशन। ये 4 अधिवेशन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, इसकी विशेषताएं कुछ अलग अलग। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला अधिवेशन क्या है? तो 1885, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बंबई में, यही गोकुल दास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी इसकी, यह कांग्रेस के प्रथम हिंदू एवं बंगाली अध्यक्ष थे। हाँ, पूछ सकता है आपको कि प्रथम हिंदू एवं बंगाली अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब है द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन में क्या था? तो ये हुआ था 1886 ईस्वी। ठीक है, 1886। स्थान क्या था? कलकत्ता। और दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष दूसरे, और ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी का जो धर्म था, जो ये इनका जो धर्म था वो पारसी धर्म के थे। ठीक है, ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष है। अब तीसरा में है 87 ईस्वी में हुआ था, मद्रास था इसका स्थान, और बदरुद्दीन तैयब जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पूछ सकता है ना आपको कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के अधिवेशन में? कौन सा अधिवेशन था? तो वो तीसरा अधिवेशन था। चौथा में क्या है? इलाहाबाद में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, जॉर्ज यूल। और ये जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज और प्रथम ईसाई धर्म के अध्यक्ष थे। ये क्रिश्चियन थे और अंग्रेज थे। तो ये चार जो है वो अलग अलग लोग हैं। उसके बाद जो होता है वो रिपीट होता है। ये दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ना, वो सबसे ज्यादा बार, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार सबसे ज्यादा बार रहे हैं अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष, और दादा भाई नौरोजी भी 3 बार सबसे, ये दोनों का गिनती जो होता है वो सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता में आता है, कि सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता यही दोनों लोग किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब है 1905 में बंगाल का विभाजन। क्या है? 1905 में बंगाल का विभाजन। ये बंगाल का विभाजन है वो किसके समय हुआ था? सबसे पहले है कि बंगाल का विभाजन हुआ क्यों? बंगाल जो था, पहले जो अंग्रेज लोग आए थे ना, तो जब यही मतलब बक्सर का युद्ध वगैरह हुआ था, तो उस टाइम जो बंगाल था वो एक तरह से भारत की राजधानी, अंग्रेजों ने वहां पे उसको राजधानी बना दिया था। ठीक है, और वहीं से अपना सारा सत्ता का कार्यभार वो संभालते थे। तो जब
दिन आगे बढ़ते गए, 100-200 साल हो गया। उसके बाद जो था ना वो वहाँ पे बंगाल एक ऐसा जगह था, एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा जगह था जहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की एकता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? तो वहाँ के जो शासक थे, वहाँ का जो वायसराय था, वो क्या चाहता था कि इन लोग का जो है ना, इन लोग में फूट डालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, लालच देंगे, ठीक है? कि हम मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे, तो इसके कारण अगर आप लोग को चाहिए तो आप बंगाल का क्या करें, विभाजन कर दीजिए, ठीक है? इस प्रकार से कुछ हुआ था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, और देखिए लॉर्ड कर्जन जो था वो तो इसका विभाजन किया ही, और ये क्यों किया, तो जो बंगाल में ना बहुत बुद्धिजीवी वर्ग लोग वहाँ पे निवास करते थे। राजा राम मोहन राय वहीं के थे, ठीक है? अरविंद घोष वहीं के, जो अरविंद घोष है वो वहीं के थे, और बहुत से ऐसे जो राजनेता है उनका जो जन्म हुआ था वो वहीं थे। उस टाइम क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक था, और जो जितने भी राजनेता लोग थे वो वहीं के जन्मभूमि से संबंधित थे। तो वो चाहते थे कि अगर इनको अलग करना है तो बंगाल का विभाजन करो, ठीक है? तभी हिंदू मुस्लिम में क्या करेंगे, फूट डाल के हम शासन करेंगे। इस टाइप का उनका ये जो था वो कुछ ऐसा उनका मन था कि ऐसा हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो बंगाल ऐसा था, देखिए ये पूरा बंगाल था उस टाइम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पूरा एक था। उस टाइम क्या किया कि बंगाल को, ये वाला ब्लू लाइन जो है वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में क्या किया, विभाजित कर दिया। कौन किया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये काम जो है वो किया गया था, ठीक है? तो ये जो है पूर्वी बंगाल वो कहलाया बांग्लादेश, ठीक है? अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी उस समय भी ढाका बनाई गई थी। और ये जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसकी राजधानी जो थी वो कलकत्ता बनाई गई थी, ठीक है? और जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल इलाका था, हो गया? अब है ये जो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन है वो एक और चीज का स्थापना किया था, रेलवे बोर्ड, ठीक है? रेलवे बोर्ड का स्थापना किया था, ठीक है? और जो लॉर्ड कर्जन है उसको बोला जाता है भारत का औरंगजेब। क्या बोला जाता है, भारत का औरंगजेब। लॉर्ड कर्जन को भारत का औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कि घोषणा कब हुई, जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा वो कब कर दिया था, ताकि लोग जो है ना, घोषणा किया उसके बाद लोग में क्या पूरा हाहाकार मच गया, ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा, सब लोग विरोध करने लगे, बहुत जोर से विरोध करने लगे। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत के वायसराय थे, बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, ठीक है? और विभाजन हुआ कब, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक? तो लगभग 2 महीने के बाद उसका क्या हो गया, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हो गया, मतलब कि पूरे तरीके से जो बंगाल का है वो विभाजन हो गया, ठीक है? और उस समय क्या हुआ था, देखिए भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी उस समय। तो भारतीय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का के लिए एक बड़ा आंदोलन साबित हुआ। ये जो भारतीय लोग थे बोले कि ठीक है तुम कर रहा है ना, अगर तुम हम लोगों को अलग कर रहा है तो हम ना तुम्हारा सामान खरीदेंगे और तुम्हारा जितना भी सामान आएगा सब कुछ को हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और 1905 ईस्वी में ही बहिष्कार आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था, ठीक है? बहिष्कार आंदोलन और ये है ना स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का मतलब, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन के साथ स्टार्ट किया गया था, ठीक है? राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि, बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर विरोध किया शुरुआती चरणों में। देखिए शुरुआती चरणों में तो बहुत जोर से विरोध किया, फिर धीरे धीरे आके कौन कितना भी ये विरोध करेगा, ठीक है? तो धीरे धीरे आके ठंडे पड़ने लगे थोड़े थोड़े। चलिए उस समय क्या हुआ था, रक्षाबंधन आंदोलन। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 3 तरह का दिवस मनाया गया था उस समय, जब 16 अक्टूबर को जब ये घोषणा पूरी तरीके से लागू हो गया, उस दिन क्या हुआ था कि रक्षाबंधन दिन मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस, आराधन दिवस और शोक दिवस, ठीक है? आराधन दिवस के दिन क्या हुआ था, 16 अक्टूबर को किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला था, लोगों ने वहां पर अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया था, ठीक है? और रक्षाबंधन दिन के दिन क्या हुआ था, मतलब वो ऐसा बनाए थे तो भाईचारे का संदेश देने के लिए रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। मतलब हिंदू जो भाई थे वो मुसलमान भाई को क्या कहते, राखी बांधते थे कि हम सब एक ही है, भाईचारे की दृष्टि से वो ऐसा किए थे, ठीक है? और क्या हुआ, बहिष्कार, प्रदर्शन, पब्लिक सभाएं हुई, बॉयकॉट हुआ। बॉयकॉट के माध्यम से अंग्रेजों को पूरा तरीके से विरोध किया गया। आगे है विभाजन को रद्द करने की घोषणा। हाँ ये जो है बंगाल विभाजन ज्यादा दिन तक चला नहीं, वो 5 साल 6 साल के बाद आके रद्द हो गया। क्यों रद्द हुआ, कैसे हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। भले ये लॉर्ड कर्जन वगैरह यहाँ से भारत में शासन कर रहे थे, लेकिन उन लोग को ऊपर से ऑर्डर आता था,
जो ब्रिटेन के ना वो निवासी थे, तो ब्रिटेन के राजा जो बोलेंगे वही, तो वो आने वाले थे, तो बहुत धूमधाम से दिल्ली में स्वागत करने के लिए वो सब तैयारी हो रहा था। उस समय अनएक्सपेक्टेडली ऐसा घोषणा कर दिया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा, और उनकी जो पत्नी थी रानी मैरी भी उनके साथ आई, ठीक है। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह दिल्ली में यह घोषणा कर दिया गया ब्रिटेन के राजा के द्वारा, क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन को अब रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। अब ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल भी जारी नहीं रहेगा। तो ये जो मैप है वो फिर से एक में आ गया, ठीक है। लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा को उसी टाइम बंगाल, ये जो पूरा बंगाल प्रांत था उसी से बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, जो बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल था उसको एक कर दिया गया, और बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। उसी टाइम वो नया राज्य बना था। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ, ये घोषणा कब हुई थी, देखिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ये घोषणा कर दी गई थी, और ये लागू कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1912। ये दोनों जो है ना, ये दोनों पॉइंट जो है वो 1 अप्रैल 1912 से पूरी तरीके से लागू हुए थे। घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911, और पूरी तरह से लागू कब कर दी गई थी, तो 1 अप्रैल 1912 से सब कुछ दिल्ली को जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। कलकत्ता से राजधानी बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। तो ये आज का नहीं, ये अभी का टॉपिक जो बंगाल विभाजन वो होता है कंप्लीट। अब आगे क्या है, मुस्लिम लीग। हाँ, मुस्लिम लीग की शुरुआत जो है वो 1906 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की जो शुरुआत है वो 1906 ईस्वी में की गई थी। क्या था मुस्लिम लीग, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो ढाका के नवाब आगा खान के नेतृत्व में भारत के वायसराय जो लॉर्ड मिंटो टू है उससे मिलने गए थे, ठीक है। कौन कौन गए थे, तो मुसलमान का एक प्रतिनिधि मंडल, एक पूरा मंडल ही गया था लगभग। उस मंडल में ना 3000 लोग से भी ज्यादा लोग शामिल थे, ठीक है। तो ढाका के नवाब जो थे आगा खान, ढाका का नवाब कौन था, आगा खान, उसके नेतृत्व में भारत का जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो टू उससे मिलने के लिए कहाँ पहुंचे, शिमला, ठीक है। कहाँ पहुंचे, शिमला। ये सब जो है वो शिमला पहुंचे। कब पहुंचे, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। यहाँ क्या हुआ था, देखिए मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना वो चाह रहे थे ना, वो इसलिए अपना फायदा के लिए पहुंचे थे। वो चाह रहे थे कि मुसलमानों को क्या हो, एक अलग से उनको मिल जाए, ठीक है, निर्वाचक क्षेत्र, वो अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनको चाहिए था। इसीलिए वो जाके बहुत बड़ा अपना जो होता है ना, अपना बात को आगे रखना वो कर रहे थे, ठीक है। तो इसका क्या था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। वो चाह रहे थे कि हम अपना मुसलमान का जो राजनीतिक सुरक्षा है वो खुद ही करेंगे, ठीक है, उसका अधिकार की रक्षा। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। जो वहां का जो शासक था, कौन था, वायसराय लॉर्ड मिंटो टू जो था वो बोला कि ठीक है, अगर हम आपको देते हैं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो बोला कि हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर आप हमको अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करते हैं तो हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, बल्कि हम आपके साथ आपका वफादार बन के रहेंगे। तो यही है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना, ठीक है। और मुसलमानों की शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा करना। वो सोच रहे थे ना कि अब हमारे हिंदुओं को जो है वर्चस्व बढ़ रहा है और मुसलमानों को विलुप्त होते जा रहा है, तो वो चाह रहे थे कि मुसलमानों की शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा करनी, ठीक है। और इसी समय से सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत हो गई थी। 1905 ईस्वी से ही वो चाह रहा था ना, जो लॉर्ड कर्जन है वो चाह रहा था हिंदू मुसलमान को अलग कर दे और सांप्रदायिक दंगे को क्या करे, उत्पन्न करे, ठीक है। चलिए, अन्य समुदाय, विशेषकर हिंदुओं के साथ शांति और समझदारी बनाए रखना। ये चाहते थे हिंदुओं के साथ ये समझदारी है और शांति बनाए रखने का, ऐसा इनका मांग था, ठीक है। अब क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। ये जो है 1 अक्टूबर 1906, ये उस टाइम से घोषणा हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, वो ऐसे होता है ना कि सारा प्रतिनिधि मंडल जाके शिमला में समझौता कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा जा रहा है। लेकिन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी पूरी तरीके से, ठीक है। और कौन कौन थे इसके प्रणेता जो थे, नवाब सलीमुल्लाह खान, सर आगा खान, ये पहले अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, और सैयद अमीर अली, ये थे मुस्लिम लीग के मुख्य हीरो, जिसको हीरो बोलेंगे, ठीक है। यही इन्हीं के पुरजोर विरोध के ऐसे पुरजोर कोशिश के कारण अभी मुस्लिम लीग का उस टाइम अलग से उनको निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था, ठीक है। अब है कांग्रेस का विभाजन। हाँ, कांग्रेस का विभाजन जो है वो
कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन जो था वो क्यों हुआ था उसके बारे में अभी हम देखें। सबसे पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस का विभाजन जो है वो सूरत अधिवेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए सूरत विभाजन क्यों बोला गया है? क्योंकि जब कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम सब पढ़ चुके हैं। अभी ये जब कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था 1907 ईस्वी में, उस टाइम सूरत में चल रहा था। ठीक है, और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में चल रहा था। और इसकी विशेषता क्या थी? तो कांग्रेस का विभाजन जो है वो एक गर्म दल, इसमें गर्म दल तथा नरम दल में हो गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि गर्म दल और नरम दल का जो विभाजन है वो कौन से अधिवेशन में हुआ है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, नरम दल वास्तविक कांग्रेस कहलाई तथा गरम दल को नेशनलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी का नाम इसको दिया गया और ये जो है नरम दल वो कहलाई वास्तविक कांग्रेस। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था जिसके कारण वो ऐसा मतभेद हो गया, जिसके कारण पूरे तरीके से अलग हो गया? इन लोगों के विचार मैच नहीं करने लगे। देखिए हर एक समाज में एक तरह के लोग तो होता नहीं, कोई बहुत ज्यादा कट्टर होता है, कोई अहिंसावादी होता है, कोई हिंसावादी होता है। इसीलिए इन लोगों का मैच जो ये चाह रहे थे ना, जैसे कि जो नरम दल वाले थे वो चाह रहे थे कि हम कांग्रेस के अंडर में रहकर शांति से अहिंसा पूर्वक हम अपना भारत को क्या करेंगे? आजाद करेंगे। लेकिन जो गरम दल वाले थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे क्यों हम उसका तलवा चाटे? बिल्कुल नहीं चाटेंगे। ठीक है, हम अपने बलबूते लड़कर उनसे भारत को आजाद कराएं। तो इसी विचारधारा में के कारण दो अलग विचारधाराओं का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907। गरमपंथी विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? लाल, बाल, पाल और घोष। देखिए लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और घोष से अरविंद घोष। ये हो गए गरमपंथी विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति। अब है नरमपंथी विचारधारा के, इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और दादा भाई नौरोजी। ये चार प्रमुख लोग थे। देखिए ये जो थे उस टाइम बहुत ही काफी यंग लीडर थे, लेकिन उस टाइम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले इन लोगों का थोड़ा उम्र हो गया था, इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि हम हिंसात्मक रूप से लड़ाई करें। लेकिन ये तो इनका जवान खून था ना, तो ये चाहते थे कि हम पूरी तरीके से लड़ाई करके अपना देश को क्या करें? आजाद करें। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं। क्या हो गया? लाला लाजपत राय, लाजपत क्या लिखा रहा है? राय। ठीक है, इनको बोला जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये जो थे वो एक बुक का नाम लिखे थे, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। ये पंजाब का इनका जो संबंध था वो पंजाब से था और अनहैप्पी इंडिया का ये एक नामक एक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, और ये क्या थे? जब साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में जब भारत आया था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है ना नेता के रूप में उभरना, वो इन्हीं का नाम सामने आया था और उसी के दौरान इन पर इतनी लाठियां बरसाई गई जिसके कारण 1930 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और उस समय जो बहुत ज्यादा इनको टॉर्चर किया गया था, उस समय एक कथन बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, तो ये थे लाला लाजपत। अब आता है कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक लिख देती हूँ, तिलक। तिलक को बोला जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है। तिलक ने क्या किया था? दो समाचार पत्र का ये भी प्रकाशन किए थे। ठीक है, मराठा पहला और दूसरा है केसरी। मराठा जो था केसरी, ये था इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी में था, और ये था केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। देखिए जस्ट उल्टा हो गया, इसको इसमें रहना चाहिए तो याद करने में भी हम लोग को इजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में है और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। और इनका भी जो था वो दो पुस्तक ये भी लिखे थे। ठीक है, पहला है ये गीता रहस्य और दूसरा है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है,
द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस और गीता रहस्य नामक ये 2 पुस्तक लिखे। और क्या किए थे, बाल गंगाधर तिलक का जो संबंध था वो महाराष्ट्र से था, मुंबई से थे, तो इन्होंने क्या किया था, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का ये प्रचलन लाए थे, ठीक है, कि वो ईस्वी से मनाया जाना चाहिए। तो 1893 में लाए थे गणपति उत्सव और 1896 में लाए थे 95 में शिवाजी उत्सव, ठीक है, शिवाजी उत्सव, ठीक है। और इनका जो मृत्यु है वो हो गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ठीक है, इनका जो मृत्यु है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन वहीं से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हो गया बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के बारे में। अगला था अरविंद घोष, ठीक है, तो अरविंद घोष का संबंध था बंगाल से। कहाँ से संबंध था, बंगाल से। और पुडुचेरी में, उस टाइम पौंडीचेरी बोलते थे, उस टाइम वहां पे अरविंद घोष जो थे वो ओरोविल्लो आश्रम का स्थापना की थी। किसका स्थापना, देखिए, ओरोविल्लो आश्रम, ठीक है, आश्रम, ओरोविल्लो आश्रम का स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, पौंडीचेरी में। और ये जो स्थापना किए थे, तो वहां पे ना जब ये स्थापना किए थे उस टाइम पौंडीचेरी में ना फ्रांसीसियों का शासन चल रहा था, ठीक है, तो फ्रांसीसी का समर्थन मिलने के कारण ही इनको जो है वो अंग्रेज जो है वो ना ज्यादा परेशान नहीं कर पाए थे, ठीक है। और ये बोल दिए थे कि अब हम राजनीति से हट जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है अब राजनीति से, और ये उसके बाद सन्यासी बन गए थे, ठीक है। वहीं पे पुडुचेरी में जाके ये जो है अरविंद घोष जो है वो सन्यासी का रूप धारण कर लिए थे और बोले थे कि अब हमको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया था ये 3 व्यक्ति का बात। अब हम आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। क्या है, गोखले लिखती हूँ मैं, ठीक है, गोखले, ये जो थे 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये एक समाज सेवक संस्था थी जो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो थे ना गोपाल कृष्ण गोखले, वो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो ये एकमात्र भारतीय थे जो गोपाल कृष्ण, ये जो गोखले जी थे वो एकमात्र भारतीय थे जो महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इनके, गोखले के कौन है, महादेव गोविंद रानडे, इनके राजनीतिक गुरु कौन है, तो कौन है, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। ये हो गया गोखले के बारे में। आगे अब है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन के दास के बारे में मैं आगे बताऊंगी क्योंकि उनसे रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है। अब है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या है, इसको लिखते हैं, इनको महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय, ये 4M है, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय। 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा, ठीक, हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना की थी 1915 में। और 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना की थी, ठीक है, BHU की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये 2 संस्था का स्थापना इन्होंने किया था। अब अगला है दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी, ये है दादा भाई नौरोजी। इनको बोला जाता है वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, क्या बोला जाता है, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पुरुष, ठीक है। और ये जो थे दादा भाई नौरोजी वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी थे। इन्होंने ना एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का इन्होंने सिद्धांत दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं धन का निष्कासन। और एक इनका बहुत फेमस बुक है पॉवर्टी
एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो ये बुक है वो लिखे हैं, और इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक एक सिद्धांत है जिसको बोला जाता है धन का निष्कासन, ठीक है। जैसे भारत से कैसे धन का निष्कासन हो रहा है इसका थ्योरी ये दिए थे। और दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के एक मात्र ऐसे व्यक्ति ही, दो व्यक्ति थे कांग्रेस के अधिवेशन के जो सबसे ज्यादा बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। एक दादा भाई नौरोजी और एक जवाहरलाल नेहरू, 3 बार ये बने थे। चलिए, ये हो गया इन सभी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है 1909 का भारत शासन अधिनियम, और बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये है एक मार्ले और एक है मिंटो, ये दो व्यक्ति मार्ले और मिंटो। क्या था कि 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया था, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, इसको पारित किया था भारत। इसके दो प्रमुख नेताओं का नाम है, एक है लॉर्ड मार्ले और एक है, ये ब्रिटिश भारत के सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय। ब्रिटिश भारत के सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो थे भारत के वायसराय, ठीक है। ये चाह रहे थे ना कि ये क्या है, भारत शासन अधिनियम, मतलब भारत में एक शासन व्यवस्था को लागू करना चाह रहे थे, उसी के बारे में है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। चलिए, 1913 का है गदर आंदोलन, ठीक है। 1913 का है गदर आंदोलन, जिसको गदर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है गदर पार्टी, देखते हैं। गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी है, ठीक है। इसका मूल नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है हिंदुस्तान गदर पार्टी। हिंदुस्तान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ठीक है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1913 में, और इसकी स्थापना जो डेट है वो है 21 अप्रैल 1913। इसके जो मुख्य जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना, और इसकी स्थापना किसने की थी इस पार्टी की, तो इसकी पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल, और 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना को इसका बनाया गया था प्रमुख अध्यक्ष, ठीक है। अब क्या हुआ था, मैं बताती हूँ कि जो गदर पार्टी है ना, वो गदर पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विदेशों में भी तो पता चले कि भारत में क्या हो रहा है। गदर पार्टी जो थे वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब एक समाचार पत्र छपता था, ठीक है, तो उसमें एक पृष्ठ होता था, ठीक है। एक जैसे पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक पृष्ठ होता था, इस पृष्ठ को क्या बोलते थे, गदर गूंज, ठीक है। गदर गूंज, इस पृष्ठ को बोलते थे गदर गूंज। उस गदर गूंज में क्या लिखा होता था कि ब्रिटिश भारत जितना भी काला काम कर रही है, जितना भी ब्लैक काम कर रही है, जितना भी गंदा काम कर रही है, उसमें उस पृष्ठ में लिखा होता था, ठीक है। उसका नाम होता था कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा या अंग्रेजों का दुश्मन करके, और बहुत सारी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करके उसमें दर्शाया जाता। तो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था कि 1913 ईस्वी में पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया, इसीलिए लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ऐसे सोचिए कि जब अमेरिका में हो रहा है तो उसका जो कोई तो होगा ना, जैसे कि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आग की तरह फैलती है, तो उसका भी जो है प्रभाव जो है वो भारत में दिखने लगा था, ठीक है। तो लाला हरदयाल थे इसके प्रणेता, लाला हरदयाल, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना। आगे है 1916 का होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। क्या है 1916 का होम रूल लीग आंदोलन। यह आंदोलन जो है वो आयरलैंड से प्रेरित था। इस आंदोलन की शुरुआत भारत में 1916 ईस्वी में हुई थी, और तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दोनों का अलग अलग पार्टी था, एक थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और एक थे ये एनी बेसेंट महिला थी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर किया था। देखते हैं कि क्या है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कहां से इन्होंने किया था, तो अप्रैल 1916 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव नामक स्थान से। बेलगांव जो है ना वो 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे वो एकमात्र आंदोलन में, मतलब अधिवेशन में भाग लिए थे, वो था बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, 1924 का। चलिए, अब इस आंदोलन की शुरुआत की थी कहां से, बेलगांव नामक स्थान से। तिलक के होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो कहा था, महाराष्ट्र का पुणे शहर, ठीक है, महाराष्ट्र का पुणे शहर। तिलक के होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो जोसेफ बाप्टिस्टा, और जो उसके प्रथम सचिव थे वो थे एनसी केलकर, ठीक है।
इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? ये था जोसेफ बाप्टिस्टा, और था इसके जो महासचिव थे, इसके जो सचिव थे वो कौन थे? एनसी केलकर। ये तो हो गया। और जो था ना कि जैसे तिलक कौन है, मतलब एक पुरुष है, तो ये अच्छा वक्ता थे, ठीक है, जिसके कारण इसका जो होम रूल का जो होता ना कि एरिया, जैसे यहाँ स्थापना हुआ, वहां स्थापना हुआ, वहां स्थापना हुआ, तो इसका जो सदस्य संख्या था वो काफी ज्यादा था इसकी अपेक्षा, ठीक है, इनकी अपेक्षा। अब इनका जो कब हुआ था स्थापना, इनका हुआ था अप्रैल में, और इनका हुआ था 1916 ईस्वी में। महाराष्ट्र का निकट एक नाम, ये मद्रास का निकट एक गांव है जिसका नाम है अड़यार, ठीक है, अड़यार नामक गांव में इनका जो ये आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो भी था अड़यार में, और एनी बेसेंट ने अपने लीग की जो अध्यक्षता है वो, जैसे इनका अध्यक्ष कौन है? ये है बाप्टिस्टा, जोसेफ बाप्टिस्टा, लेकिन एनी बेसेंट खुद ही अध्यक्ष थी, ठीक है, और इनके जो सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। अब है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये है। अब महात्मा गांधी जो है वो आ चुके हैं भारत में, और वो आए कब है? तो 1915 ईस्वी में आए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का भारत आगमन पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के भी बारे में, ठीक है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आ चुके हैं महात्मा गांधी। कब आए? तो 22 वर्षों के बाद आए। दादा उबेदुल्ला कंपनी का वो मुकदमा लड़ने के लिए गए थे ना, और वहां पे उनको प्रेटोरिया नामक रेलवे स्टेशन में धक्का दे दिया गया था, ब्लैक इंडियन डॉग कह के, कि तुम फर्स्ट क्लास टिकट लेने के लायक नहीं, इस तरह से। तो वो उस टाइम अफ्रीका में क्या रंगभेद नीति चल रही थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को वहां से निकाल दिया गया था लात मार के। तो उसी टाइम महात्मा गांधी ने ऐसा प्रण ले लिया कि जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद नीति खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं भारत नहीं लौटूंगा। तो इनको 22 वर्षों का समय लग गया था, ठीक है, 1893 से लेके 1915 तक 22 वर्षों का समय लग गया था इनको वहां से खत्म करने में, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। तो 9 जनवरी को आ चुके हैं, और हर वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस एनआरआई डे मनाया जा रहा है भारत में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक पहला जन आंदोलन था। हाँ, महात्मा गांधी के, देखिए ये बहुत सारे जनता लोग हैं, तो ये जन आंदोलन था, कहने का मतलब है जनता के द्वारा ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी, अगर आपको पूछेगा ना कि पूरे महात्मा गांधी का जीवन में पहली बार प्रयोग सत्याग्रह का कौन सा, कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो भारत में कब किया, तो वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने, है ना, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहली बार भारत में चंपारण सत्याग्रह में इसका प्रयोग किया, ठीक है। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इसे भारतीय किसानों के अधिकारों की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। क्या होता था कि अंग्रेज जो है उस समय नील की खेती बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है। तो नील की खेती में क्या होता था कि आपकी जमीन है, ये आपकी भूमि है, तो भूमि का 3/20 भाग पे क्या बोलता था कि वो नील की खेती करो, 20 का 3 भाग में नील की खेती करो। और नील की खेती करने से क्या होता था, जहां जहां नील की खेती की जाती थी वो भूमि जो है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी, ठीक है। इसको जैसे 3 भाग है ना, 3 भाग में इसको कहा गया, 3 भाग में इसका खेती कराया जाता था, जिसको बोलते थे 3 कठिया पद्धति। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 3 कठिया पद्धति, ठीक है, 3 कठिया पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि वो जो भूमि है वो तो पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी, तो किसानों को क्या होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। अब सोचिए कि आप एक ही भूमि में इस बार यहाँ बंजर हुआ, फिर अगले बार वहां होगा, इस तरह की पूरी जमीन बंजर हो जाती थी। तो क्या था, किसान जो थे वो पूरी तरीके से मजबूर हो गए थे, ठीक है। और उनको क्या पर एक लीडर का जरूरत होता है ना। तो जब यहाँ महात्मा गांधी जब आए थे, भारत आगमन हुआ, तो वो 1915 में आए। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले उनको कि एक काम करो, उनके राजनीतिक गुरु थे, तो एक काम करो, तुम एक साल ना पूरा भारत भ्रमण करो, ठीक है, भारत भ्रमण करो और देखो कि कहाँ कहाँ किस किस चीज का जरूरत है, कहाँ पे क्या चीज का लड़ाई हो रहा है, कहाँ पे तुमको जाना चाहिए, मतलब गरीबों का दुख देखो, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में देखो। तो जब हो गया ये बात, जब महात्मा गांधी पूरा घूम चुके थे, तो उनका जो था एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के थे, बिहार के चंपारण से थे। और राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान नेता गांधी जी से मदद मांगने के लिए वो उनके पास पहुंचे, ठीक है। क्लास 12th में एक इंडिगो नामक चैप्टर है, वहां पे इंग्लिश का वो बुक है जिसके बारे में पूरा अच्छा से जानकारी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया।
वो क्या था कि अंग्रेज अधिकारी जो है, वो अंग्रेज अधिकारी जान गए थे ना कि वहाँ पे वो प्रिटोरिया से मतलब साउथ अफ्रीका से आए, रंगभेद नीति को खत्म करके आए हैं, तो एक अच्छा जाना माना चेहरा है। तो वो अंग्रेज अधिकारी चाह रहे थे कि चंपारण को वो महात्मा गांधी जो है वो छोड़कर चले जाए, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, पर महात्मा गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और कहा, ये कथन है महात्मा गांधी जी का, मेरा कर्तव्य है और मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम महात्मा गांधी जो है वो पूरे डट कर खड़ा रहे और वहां पे क्या बोले कि 1000 पत्र जो था ना, 1000 किसान का जो पत्र था, क्या समस्या हो रही है, वो जो था, वो वहां के जो वायसराय थे उस टाइम, वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वहां के जो उस टाइम वायसराय थे वो। तो उनको 1000 से भी ज्यादा ऐसा पत्र जो था वो स्वीकार किए कि लाओ हम कर देते हैं। अब उनको तो हारना ही पड़ेगा ना, जब सारे लोग एकजुट हो जाते तो फिर अंग्रेज सरकार क्या ही करेगी। तो उस टाइम 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला ये सफल आंदोलन था, ठीक है, उनके द्वारा चलाया गया ये पहला सफल आंदोलन था। पूछा है एक बार क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए, ये हो गया। अब है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था, ठीक है, ये महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था। ये क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है? तो इसमें ना 1918 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी को एक यहाँ बंद करिए, क्या हो गया? रुक गया क्या? अगला है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। महात्मा गांधी के जो है वो दूसरा आंदोलन उनका यही था, ठीक है, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इस समय क्या हुआ था कि भारत में ना बहुत अकाल पड़ गया था, ठीक है, मंदी चल रही थी बहुत तेजी से, और अहमदाबाद जो ये मिल मजदूर जो ये था ना फैक्ट्री था, वहां पे जो मजदूर काम करते थे उनका जो वेतन है उसमें क्या बोला गया था कि कटौती कर देंगे। क्या बोला था? कटौती कर देंगे। और मंदी थी तो सब चीज की महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वहां के जो गरीब मजदूर थे वही लोग मिलकर ये आंदोलन को स्टार्ट किए थे, ठीक है। और उनका जो मजदूरों का मांग था वो बोला था, ठीक है, अगर ये ऐसा चल रहा है, ऐसा मंदी चल रहा है, तो अब हम लोग का एज ए सैलरी ऐसे अगर कट करेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत सारे बेसिक नीड्स जो है, एसेंशियल सामान है, वो हम नहीं खरीद पाएंगे। तो आप हमारा वेतन को जो है वो 50% क्या करिए, इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मिल मालिक बोल रहा था, पूरा अड़ने के बाद मिल मालिक बोला कि हम मात्र 20% ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी पर महात्मा गांधी को बुलाया गया और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या हुआ था? प्लेग बोनस 35% की मांग कर रहे थे वहां के मजदूर, ठीक है, कि प्लेग बोनस 35% की मांग कर रहे थे। बहुत ज्यादा जब हड़ताल हो गया ना, जब देखा कि वहां का जो ये था ना, वहाँ अहमदाबाद का जो मालिक था उसका नाम था अंबालाल साराभाई, ठीक है, अंबालाल साराभाई, ठीक है। और उसकी जो बहन थी वो थी अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई। ये अनुसुईया साराभाई जो थी वो महात्मा गांधी का इस आंदोलन में समर्थन कर रही थी, वो अपने भाई के खिलाफ थी, क्योंकि उसको भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरा भाई जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जो है वो 3 दिन का पहली बार अपने जीवन में 3 दिन का आमरण अनशन करते हैं। वो डेट था 12 मार्च, 15 मार्च से 18 मार्च, ठीक है, ठीक है। ये 4 दिन तक महात्मा गांधी जो थे वो आमरण अनशन किए थे, जिसके कारण बाद में उनको जो है जीत दे दी गई थी कि ठीक है, जब ये जो मालिक था बोला कि ना आपका ना मेरा 35% तक वो क्या करेगा, वो उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई थी? 35% तक इंक्रीज हुई थी। और इसी बीच यही आंदोलन में महात्मा गांधी जो थे वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी दिए थे, ठीक है। तो ये होता है आज ये वाला आंदोलन खत्म। अब हम देखते हैं क्या है आगे है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, ये महात्मा गांधी का तीसरा। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो ज्यादा लंबा नहीं है। खेड़ा जो है वो गुजरात का एक जगह है जहाँ पे खेड़ा जो है ना, खेड़ा आंदोलन, वहां पे क्या हुआ था कि वहां जो कृषक लोग हैं उनके समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। वहां पे जो जितना भी कृषक किसान लोग हैं उसके समर्थन में ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। और इसी बीच महात्मा गांधी को 2 राजनेता से मुलाकात हुई थी। पहला थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा थे उनके भाई विठल
भाई पटेल। ये दो राजनेता से महात्मा गांधी का मुलाकात जो है वो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान हुआ था। ठीक है, चलो अगला है रॉलेट एक्ट। हाँ, ये रॉलेट एक्ट क्यों आया था, तो देखिए ये जो थे ना कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ऐसा अंग्रेजों को लग रहा था कि ये जो भारत है वो क्रांति की मांग कर सकती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत बिल्कुल भी नहीं था उसमें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो भाग नहीं लिया था ना, तो अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका हिम्मत ना बढ़ जाए और ये जो है भारतीय जो है वो अपना क्रांति का शुरुआत ना कर दे। ठीक है, इसी के कारण रॉलेट एक्ट, काला कानून लाया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो था वो किसके द्वारा लाया गया था, चेम्सफोर्ड के द्वारा ही नहीं, ये रॉलेट के द्वारा लाया गया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था ना, काला कानून इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक लॉ, ब्लैक लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। ब्लैक लॉ मतलब काला कानून। इसमें क्या होता था, वो चाहा ना वहां का जो वायसराय है, ब्रिटिश जो सरकार थी वो चाहिए कि ऐसा कानून को लेके आओ ना ही लोग हमारे खिलाफ कुछ कर पाए, ना कुछ वकील ना कुछ दलील कुछ भी ना कर पाए, डायरेक्ट अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इनको क्या कर दो, कारावास में डाल दो। ठीक है, जेल भेज दो। तो क्या हुआ था कि काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है, भारत में ब्लैक लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। इसका क्या था, इसका मुख्य प्रावधान क्या था, तीन था इसका मुख्य प्रावधान, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना आप अपील कर सकते, ना वकील कर सकते और ना ही आप दलील कर सकते। ठीक है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, दलील सीधा ढकेल। वो क्या कर सीधा ढकेल देते थे रोज जेल में। तो इसी से भारतीय जो है वो भारतीय के मन में ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और महात्मा गांधी ने ही इसको काला कानून का नाम दिया था। क्या होता था कि जो हमारा संविधान हमको एक देता है ना, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम का एक वर्ड है। ठीक है, वो हमको एक प्रावधान है हमारा संविधान में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के नियमों का क्या था, उल्लंघन था। ये एक तरह से क्या मतलब कुछ भी आप अपील नहीं कर सकते, सीधा आपको क्या करना है कि अगर आप कुछ आवाज उठाने जाएंगे तो ये क्यों इसलिए लेकर आया था ना, क्योंकि वो डर रहे थे कि भारतीयों में कहीं क्रांति की भावना ना जाग जाए, वो अपनी आजादी के लिए ज्यादा बलपूर्वक ना लड़ाई करने लगे हमसे, इसीलिए। ठीक है, तो बिना मुकदमा चलाए ही किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार उनके पास था। कोर्ट में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रेस अखबार की स्वतंत्रता पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ताकि वो विश्व युद्ध पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में कुछ भी जानकारी भारतवासियों को ना हो। किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसा पता चलता था कोई भी ऐसे सस्पेक्टेड आदमी दिख रहा था तो उसको तुरंत से क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में जो है वो क्रांति की भावना आ सकती है, इसीलिए उन्होंने यह कानून बनाया ताकि क्रांतिकारियों और विरोधियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के क्या कर दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए। ठीक है, चलो अगला अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये भी 1919 है। ये है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और ये जो घटना थी वो मार्च की थी। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को ये देख रहे हैं आप, एक अहिंसक भीड़, मतलब एक ग्राउंड था। ठीक है, जालियांवाला बाग था, एक पार्क टाइप का था। वहां पर बहुत सारा अहिंसक मतलब जो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, सिर्फ एक सभा कर रहा था। ठीक है, सभा कर रहा था, बहुत सारे लोग वहां के जो थे वो। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, वो सभा में क्या हो रहा था कि रॉलेट एक्ट के दौरान ना जो वहां के दो लोग हैं उसको पकड़ लिया गया था। पहला का नाम था ये सैफुद्दीन किचलू, ये डॉक्टर है, और एक है सत्यपाल आर्य। ठीक है, सत्यपाल आर्य। ये दो व्यक्तियों को बिना किसी कारण का जेल भेज दिया गया था। तो इसीलिए अहिंसक भीड़ हो रही थी कि उनको कैसे छुड़वाएं, अंग्रेजों का कैसे विरोध करें। ठीक है, इसलिए ये जो जालियांवाला बाग है वहां पे एक अहिंसक भीड़ जमा थी। उस समय क्या हुआ था, जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। ठीक है, और जो था अमृतसर का ब्रिगेडियर वो था आर डायर। ठीक है, जनरल आर डायर। ये था माइकल ओ डायर और अमृतसर के ब्रिगेडियर कौन थे, जनरल आर डायर। ठीक है, ये थे। तो क्या हुआ था कि ये जो ब्रिगेडियर है ना आर डायर, वो बोलते हैं माइकल ओ डायर से आज्ञा प्राप्त किया कि हमको वहां क्या करना है, वहां पे क्या क्या प्लानिंग हो रहा है। तो वहां पे जाके आज्ञा प्राप्त किया और उस
अहिंसक भीड़ में क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और इस भीड़ की जो खबर है वो कौन दिया था, तो हंसराज नामक व्यक्ति दिया था, ठीक है। इस अहिंसक जो भीड़ है वो कौन, हर जगह एक गद्दार होता ही, ठीक है, हंसराज नामक व्यक्ति ने वहां का भीड़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया था जाके आर डायर को, ठीक है। तो आर डायर जो है वो ओ डायर से आज्ञा प्राप्त किया और जाके वहां पर गोली चलवा दिया, जिससे कि हजारों संख्या में लोग मारे गए, ठीक है। तो यहीं पे इसी कमेटी का एक जांच करने के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। वो किया गया था 19 अक्टूबर 1919, ठीक है। हंटर आयोग का स्थापना किया गया था, जिसमें 5 जो सदस्य थे, टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 थे अंग्रेज और 3 थे भारतीय, ठीक है। उसमें से एक थे पंडित जगत नारायण, एक थे सुल्तान अहमद और एक थे चीमन भाई शीतलवाड़, ठीक है। चीमन भाई शीतलवाड़, ये 3 लोग थे जो सिर्फ भारतीय थे। तो ऐसा क्या हुआ ना कि हंटर आयोग को एक कमेटी बैठाया गया, इसमें 8 सदस्य तो थे, 3 थे भारतीय, और जाहिर सी बात है अगर वोटिंग होगा तो जीतेंगे अंग्रेजी। तो क्या हुआ कि इस जो रिपोर्ट था ना उसमें अंग्रेजों को दोषी पाया गया, लेकिन जो वहां का जो उस टाइम जो कमेटी मेंबर था वो बोला कि सरासर कि कुछ हुआ होगा, कुछ फ्रॉडगिरी हुआ होगा, लेकिन उसमें जो था वो अंग्रेजों का कोई गलती नहीं है, और वो जो रिपोर्ट था उसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट की वजह से ही यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां के 2 लोगों को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाँ पे एक अहिंसक भीड़ हो रही थी कि कैसे उनको बाहर निकाले, तो वहीं पे अहिंसक क्या पूरा अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये तीनों जो है वो 1919 का है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो था, ये देख रहे हैं आप, ये है मुसलमानों का सर्वोच्च धर्म गुरु जो होता है ना, उस टाइम उसको बोला जाता था खलीफा, ठीक है। क्या बोला जाता था, खलीफा। और ये जो खलीफा है वो कहाँ निवास करते थे, तो तुर्की में निवास करते थे, ठीक है। तुर्की में निवास करते थे वहां के जो सर्वोच्च धर्मगुरु है वो, ठीक है। तो वो क्या, अंग्रेज ऐसा क्या घोषणा कर दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब 1914 से 18 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद की खलीफा का पद जो है वो पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। खलीफा का पद क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। अब कोई बोलेगा कि हमारे ब्राह्मण लोग जो है वो अब पंडित नहीं रहेंगे तो उनको ओबीसी का कैटेगरी में ला दो, तो उनका क्या एक तरह से अपमान है ना। तो वही उनका जो धर्म गुरु था, सर्वोच्च धर्म गुरु, तो उसी तरह से क्या बोला कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद क्या किया, पूरी तरीके से खलीफा का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे पूरे देश में क्या हो गया, हाहाकार मच गया, ठीक है। तो पूरे देश, पूरा मुसलमान जो था वो हर कोई क्या करने लगा, विरोध करने लगा, और महात्मा गांधी को लीडर बनाया गया, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या किया गया, लीडर बनाया गया। देखिए, और एक अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। जिसका जो नेता है, जिसका नेतृत्व करता महात्मा गांधी को बनाया गया, ठीक है। और महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि जैसा भी हिंदू मुसलमान जो एकजुट होकर लड़ रहे हैं ना, कि हिंदू और मुसलमानों की जो ऐसी शानदार एकता जो है वो आने वाले 100 वर्षों में भी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध कथन कहे थे महात्मा गांधी, और इसका जो है वो पूरा जोर से नेतृत्व मतलब विरोध किए थे, हो गया। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि 31 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ था, 31 अगस्त 1920 ईस्वी को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है। खिलाफत दिवस मनाया गया था। और क्या हुआ था कि ये जो मुसलमानों का जो ये आंदोलन था, उसमें अली बंधुओं का विशेष योगदान था। अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, शौकत अली का विशेष योगदान था, ठीक है। अली बंधुओं का विशेष योगदान था। और क्या था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, इनका जो 2 समाचार पत्र है, अल हिलाल और अल बिलाग के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे भारत में किया था। और क्या था कि जो श्रद्धानंद जैसे कट्टर हिंदूवादी नेता है, स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो पूरा कट्टर हिंदूवादी नेता है, ये क्या किए थे कि इस आंदोलन का समर्थन में जामा मस्जिद में जाकर, दिल्ली का सबसे बड़ा मस्जिद है ना जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद में जाकर के
ये जो आंदोलन है उसके बारे में क्या किए थे, उग्र भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए अगला अब है 1920 का असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्या है 1920 का असहयोग आंदोलन। असहयोग का कहने का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। तो किसका सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हर क्षेत्र में हम उनका बहिष्कार करेंगे। तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, तो 1 अगस्त 1920 को तिलक जो है ना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन इनकी ये जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके दौरान ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो उनको मिला था ना नाइटहुड की उपाधि, उसको वो वापस कर दिए थे। ठीक है, और अंग्रेज को हर क्षेत्र में उसका शिक्षण संस्थान, उसके कपड़े, अंग्रेजी वस्तुओं सबका बहिष्कार किया गया था। और वही बोले कि नाइटहुड का उपाधि जो था वो वापस कर दिए थे। और जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा मिला था महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि, वो भी उनको वापस लौटा दिए थे। ठीक है, चलिए ये हुआ था असहयोग आंदोलन। और इस जब अंग्रेजी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया तो बहुत सारा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, बीएचयू का तो स्थापना हो ही गया था, उसको और भी ज्यादा बड़ा किया गया, और बहुत सारा स्कूल का स्थापना किया गया था, यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए और इस आंदोलन जब ये हुआ तो सुभाष चंद्र बोस क्या अंग्रेजों के शासन के दौरान ही उनको ना आईसीएस की नौकरी मिली थी। तो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी, इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी बोस जो थे वो क्या किए, त्याग दिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अब अपने आईसीएस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। और मोतीलाल नेहरू जो थे मोतीलाल नेहरू जो थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े वकील जो थे वो अपनी वकालत किया, बोले कि हम अब एक पैसा नहीं लेंगे तुमसे। ठीक है, हम एक भी पैसा तुमसे नहीं लेंगे, अब हम वकालत भी छोड़ रहे हैं। वकालत नहीं छोड़ रहे थे, मतलब वो पैसा उनसे नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा तो वही देगी ना उनको, इसीलिए। चलिए ये जो हुआ था सिर्फ 2 ही साल चला था, 1920 से 1922। ठीक है, आगे क्या हुआ था इसके बारे में, ये असफल क्यों हो गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब है चौरी चौरा हत्याकांड, 4 फरवरी और 5 फरवरी। ठीक है, 4 और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड की स्थापना क्या हुई थी। चौरी चौरा हत्याकांड वो क्या था कि उत्तर प्रदेश, यूपी का एक जिला है गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन था। ठीक है, चौरी चौरा नामक एक पुलिस स्टेशन था। और वहां पे जो भारतीयों का एक उग्र भीड़ था, जो भगवान अहीर के नेतृत्व में क्या किया था कि बहुत सारा 19-20 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया था, पूरा 22 पुलिस कर्मी जो था उसको जिंदा जला दिया था। ठीक है, पूरा लॉक कर दिया बाहर से और क्या किया, पूरा तरीके से उसको जिंदा जला दिया। तो इससे जो था ना बहुत ज्यादा, जो महात्मा गांधी है वो तो अहिंसावादी थे शुरू से ही, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, अंग्रेजी सरकार भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तो महात्मा गांधी क्या बोले कि मैं अहिंसावादी हूँ ना, तो मैं अहिंसा को लेकर के सोच रहा हूँ कि देश को क्या करूँ, आजाद करूंगा। लेकिन यहाँ के तो लोग अलग ही फंडे में, यहाँ का लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब कुछ भी हिंसावादी करके, हिंसात्मक चीज करके हम क्या करेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो इसी भारतीयों को मजा चखाने के लिए महात्मा गांधी क्या किए कि 1922 ईस्वी में, वो महात्मा गांधी जो थे उस टाइम गुजरात में थे। ठीक है, गुजरात के बारदौली नामक स्थान में थे महात्मा गांधी, और वहीं से घोषणा किए कि अब मैं असहयोग आंदोलन को क्या करता हूँ, वापस लेता हूँ। ठीक है, और 2 साल तो हो गया था असहयोग आंदोलन का। तो इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक कथन बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे बोस, एक कथन बोले थे कि ये जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो उसको वापस लेना आत्मघाती साबित होगा। ये तो था सुभाष चंद्र बोस का कथन। और मोतीलाल नेहरू क्या बोले थे कि अगर कश्मीर का कोई गांव गलती करता है तो उसकी सजा जो है वो कन्याकुमारी के गांव को क्यों दी जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश का लोग गलती किया था ना गोरखपुर का, तो उसका सजा पूरा भारत को क्यों दे रहे, इस टाइप का उनका कथन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी क्या था, तो स्वराज पार्टी जो था वो एक तरह से बोली तो नियम कानून वाला पार्टी था। ठीक है, कैसे नियम को चलाएंगे उसमें वो पार्टी का गठन किया गया था, उसके द्वारा कि क्या क्या इसके मतलब इसमें कुछ कुछ नियम लिखे होते थे, उसका ये गठन किया गया था। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा, स्वराज पार्टी जिसे कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के रूप में भी जाना जाता है, 1923 ईस्वी में भारत में स्थापित एक राजनीतिक दल थी।
इसका गठन जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज्य से भारतीय लोग, देखिए महात्मा गांधी थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने भी उनके खिलाफ एक कथन कहा था, जिसके कारण ही स्वराज पार्टी को लाया गया कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, मैं वहां से हट जाता हूँ, क्योंकि हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है, सब महात्मा गांधी की ही सुन रहे हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा ना, कांग्रेस के खिलाफ होगा, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का ये गठन किया गया था। और उसमें कुछ कांग्रेस से हटके, मतलब ये नहीं बोला गया था, वो ऐसा सोच रहे थे कि हम कांग्रेस से बाहर रह के क्या करेंगे, देश में अपना योगदान देंगे, ठीक है। तो स्वशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो ये जो आंदोलन है, ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना है, वो ज्यादा दिन तक चली नहीं। 2 साल के बाद 1925 ईस्वी में, 23 में स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1925, और 1925 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, चित्तरंजन दास का। चित्तरंजन दास को ना देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, देश बंधु और दीन बंधु के नाम से बंधु, CF एंडोस। कौन है? CF एंडोस, ठीक है, CF एंडोस को जाना जाता है, ठीक है। देश बंधु है चित्तरंजन दास और दीन बंधु है CF एंडोस। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे है, ये है गोलमेज सम्मेलन। बीच में एक टॉपिक छूट गया, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है वो 1928 ईस्वी में हुई थी, और इसी के जब ये हो रहा था तो इसमें महात्मा गांधी नेता नहीं थे, इसमें जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी टाइम सरदार की उपाधि उनको उसी टाइम मिली थी, उससे पहले वो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। जब वहाँ की जो महिलाएं हैं, जब वो आंदोलन में जीत गए तो वहां की महिलाओं ने उनको मिलकर क्या बोला कि आप अब से सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको सरदार की उपाधि। तो अगर आपको पूछेगा कि सरदार की उपाधि कौन दिया था, तो बारदौली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया था। कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह? तो 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। अब है गोलमेज सम्मेलन। क्या है गोलमेज सम्मेलन? 12-7-17 हम लोग तो ऐसे याद किए, 12-7-17। शुरू में क्या है 12 नवंबर, फिर है 7 सितंबर, फिर है 17 नवंबर, 30, 31, 32, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आगे होता क्या था। तो गोलमेज सम्मेलन में क्या होता था ना कि भारत के जो राजनीति में सबसे टॉप क्लास के जो नामित आदमी है, उन लोगों को बुलाया जाता था। कोई धार्मिक संस्था के अगर कोई पॉपुलर आदमी तो उनको बुलाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत प्रभावी व्यक्तियों को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पे बुलाया जाता था, ठीक है। और वहां पे जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ठीक है। वहां के उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोलमेज सम्मेलन का राउंड टेबल इसको बोलते हैं। तो कौन थे इसके? तो जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ऐसे सिर्फ भारत में एक ऐसे मात्र दलित वर्ग के व्यक्ति हैं जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे, ठीक है। और महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे। वो जो थे वो INS राजपूताना नामक जहाज, पानी के जहाज से बम्बई से पानी के जहाज से वहां से रवाना हुए। हो सकता है पूछ दे कि कौन से जहाज से गए, इसलिए INS राजपूताना नाम से वो गए। देखिए INS राजपूताना नामक पानी के जहाज से महात्मा गांधी वहां पर गए थे, ठीक है। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब देख लिया वहां का प्रधानमंत्री कि ये भी आ रहा है, सबसे प्रभावी व्यक्ति आ रहा है, तो वहां पे वो बोले कि वहां पे जो ST SC जो दलित वर्ग है उनको क्या किया जाएगा, उनको हिंदू जाति से अब अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। तो इससे महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ, बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ, और वहां से वो उठकर चले आए, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अपने आप को अपमानित फील किए। तो वहां से जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने कथन कहा, हमने अंग्रेजों से मांगी थी रोटियां और बदले में मिला मुझे पत्थर। वो चाह रहे थे कि सारे लोग मिलजुल के रहे, लेकिन ये चाह रहे थे मुस्लिम को अलग कर दे, तो हिंदू को अलग कर दे, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दे दलित लोगों को, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा कि कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति है, कौन ऐसे क्रांतिकारी है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और महात्मा गांधी जो थे वो मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। किसे गए थे? तो INS राजपूताना नामक पानी के जहाज से गए थे। ये होता है गोलमेज सम्मेलन खत्म। अब है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही हमारा जो है वो संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है।
और भारत के संविधान में जो जितना भी प्रावधान लिखा है ना, जितना भी अनुच्छेद है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, चलिए। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। पहला है पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, भारत के सचिव और इस मिशन के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, ये थे पैथिक लॉरेंस। उसके बाद है नौसेना मंत्री कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? भारतीय व्यापार समूह के अध्यक्ष। ये था क्रिप्स मिशन। एक पॉइंट छूट गया, मतलब एक आंदोलन छूट गया है जो हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। जब महात्मा गांधी ने भी देख लिया कि अब तो ये अहिंसा से तो ये भाग नहीं रहे, तो अब हिंसात्मक नीति को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। तो इसी के दौरान, और सुनिए 9 अगस्त को एक और घटना हुआ था। 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम पड़ा था ना 1945 ईस्वी को। ठीक है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में। तो ये इसको जो है ना 9 अगस्त 1942 उसको बोला जाता है अगस्त क्रांति के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसी टाइम महात्मा गांधी ने ऐसा 2 कोट कहा था। ठीक है, 2 नारे दिए थे कि अंग्रेजों नहीं, क्विट डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, बोला था कि बांटो और भागो। ठीक है, पहला ये था, और दूसरा था और डाई। ठीक है, डू और डाई। ये 2 नारे महात्मा गांधी ने दिए थे कि कर बांटो और भागो। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से चला रहा था ना कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने लास्ट में बोल दिया कि बांटो और भागो। और एक था डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, चलिए। डू और डाई, ये करो और मरो, करो या मरो। ठीक है, चलिए। ये था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इसके बारे में जितना भी अभी आंदोलन है ना, जैसे कि ये एक टॉपिक छूट गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में अलग से क्लास मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। 20 क्वेश्चन अगर आप देखिए तो 20 क्वेश्चन, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना, ये की स्थापना, वो की स्थापना, तो इसके बारे में डिटेल मैंने बहुत की, इससे हमको लगता है कि 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा बन गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।